हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपिका कपूर। हमने अपनी लास्ट वीडियो में जो कि हमने पॉलिटिकल साइंस के मीनिंग, नेचर एंड स्कोप के ऊपर बात की थी, तो हमने पार्ट 1 में इसके मीनिंग एंड डेफिनेशंस को डिस्कस किया था कि पॉलिटिकल साइंस की सोशल साइंस का एक पार्ट है और इसके अंदर हम स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, उनके फंक्शंस के बारे में, इन सब चीज़ों की रीडिंग लेते हैं। फिर हमने इनकी डेफिनेशंस के बारे में किया था, डेफिनेशंस की रीडिंग ली थी कि हमने जो ट्रेडिशनल हमारे थ्योरिस्ट हैं उन्होंने क्या डेफिनेशंस दी हैं और जो हमारे मॉडर्न थ्योरिस्ट हैं उन्होंने इनके बारे में क्या कहा है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले आप फर्स्ट वीडियो को देख लीजिए। आज हम इसकी नेचर के बारे में पढ़ेंगे कि एक्चुअल पॉलिटिकल साइंस की नेचर क्या है। So political science is a part of social science and therefore is different from the physical sciences like physics and chemistry। हमने कब लास्ट वीडियो में बात डिस्कस की थी कि ह्यूमन नॉलेज को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फिजिकल साइंस एंड सोशल साइंस, एंड पॉलिटिकल साइंस इज़ ए पार्ट ऑफ सोशल साइंस। पॉलिटिकल साइंस को हम सोशल साइंस के उसमें रहते हैं क्योंकि इसमें ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटीज़, उनके डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के बारे में, स्टेट गवर्नमेंट, उनके फंक्शंस के बारे में रीडिंग की जाती है। सो द क्वेश्चन which concerns the nature of subject is whether political science is a science or an art and how the nature of the discipline has undergone changes in the 20th century। नेक्स्ट अब आज हम इनकी नेचर में ये चीज़ लेंगे कि पॉलिटिकल साइंस क्या साइंस का एक पार्ट है या 20th सेंचुरी में जो डिफरेंट थ्योरीज आई हैं उनके अंदर इसको साइंस में डिक्लेयर किया गया है। तो सभी अलग अलग थ्योरिस्ट ने अपने अलग अलग आर्गूमेंट्स दिए हैं कि पॉलिटिकल साइंस को हमें साइंस के अंडर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, या इसको आर्ट के अंडर लेना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे कि साइंस इज़ ए यूनिवर्सल एंड सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन एक्यूरेट एंड इम्पार्शियल फैक्ट्स। अब साइंस, अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस यूनिवर्सल है। साइंस में कोई भी एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, किसी भी तरह की न्यू टेक्निक्स देखी जाती हैं, तो वो चीज़ें यूनिवर्सल हैं। वो कोई स्टेट वाइज नहीं है या नेशन वाइज नहीं होती हैं, वो यूनिवर्सल है, सभी जगह एक्सेप्टेबल है क्योंकि वो फैक्ट बेस हैं, एक्यूरेट होती हैं अपने आप में। और उसका बेसिक क्या है कि उसमें ऑब्जर्व किया जाता है, कंपैरिजन किए जाते हैं और एक्सपेरिमेंट्स करके देखे जाते हैं। उसी तरह पॉलिटिकल साइंस में इस तरह की कोई फीचर्स नहीं है कि हम कोई एक्सपेरिमेंट्स करके देखते हैं। लेकिन फिर भी अर्नेस्ट पार्कर, जेम्स प्राइस, चार्ल्स ए बर्ड एंड अदर वर रेलुक्टेंट टू एक्सेप्ट पॉलिटिकल साइंस एज साइंस। लेकिन 20th सेंचुरी के अंदर जितने भी हमारे थिंकर्स हुए हैं उन्होंने फिर भी ये बताने की कोशिश की अपनी थ्योरी के ज़रिए कि पॉलिटिकल साइंस भी एक साइंस है। नेक्स्ट हम अलग अलग नेक्स्ट आर्गूमेंट्स को पढ़ेंगे। कुछ थिंकर्स के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल साइंस साइंस नहीं है। अब उन्होंने यहाँ पे वो आर्गूमेंट प्रेजेंट किए हैं कि वो क्यों कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस को हम साइंस की कैटेगरी में नहीं ले सकते। द फर्स्ट वन इज़ लैक ऑफ प्रिसाइज एंड स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट। वो ये कहते हैं कि यहाँ पे अभी भी कमी है, उस तरह की डेफिनेशंस नहीं है, टर्म्स नहीं है जिस तरह की टर्म्स साइंस में होती हैं, तो इसलिए हम इसको एक साइंस कैटेगरी में नहीं ले सकते। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ पॉलिटिकल फिनोमिना ड्यू टू वेरिएशन इन नेचर एंड द हैबिट्स ऑफ पीपल। सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ये भी है कि पॉलिटिकल फिनोमिना के अंदर वेरिएशन है। टाइम टू टाइम सोसाइटी के अंदर जब चेंज आता है तो पॉलिटिकल लेवल पे भी चेंज आता है, लोगों के हैबिट्स के हिसाब से, उनकी गवर्नमेंट के हिसाब से कहीं ना कहीं चेंज आता रहता है और उसकी वजह से अलग अलग वेरिएशंस आती रहती हैं। डाइवर्सिटी ऑफ एनवायरनमेंट्स इन विच पीपल डेवलप टेक प्लेस। इसी तरह से जब हर एरिया के जो एनवायरनमेंट हैं वो भी डाइवर्स हैं, डिफरेंट है, तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हर जगह अलग अलग होती हैं। वो हम उसको यूनिवर्सल नहीं कह सकते हैं, जैसे कि साइंस फैक्ट बेस है और वहाँ पर चीज़ें यूनिवर्सल होती हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन टू अराइव एट वैलिड कंक्लूजन। इसलिए हमें कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स करके देखने पड़ते हैं, जो अगर हमें वैलिड कंक्लूजन में पहुंचना है तो हम जैसे साइंस में एक्सपेरिमेंट करते हैं उस तरह के एक्सपेरिमेंट्स हम यहाँ पे नहीं कर सकते। तो ये जो आर्गूमेंट्स हैं वो हमें ये बताते हैं कि पॉलिटिकल साइंस एक प्रॉपर साइंस नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी 20th सेंचुरी में कुछ इस तरह के थिंकर्स आए हैं जैसे डेविड ईस्टन है, इन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि पॉलिटिकल साइंस एक साइंस है। ऐसे ही अरिस्टोटल ने भी इसको एक मास्टर साइंस की जगह दी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा है कि अगर सिविलाइजेशन को बढ़ाना है तो हमें पॉलिटिकल साइंस को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। पॉलिटिकल साइंस के अंदर हमें ऐसे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना पड़ेगा, ऐसे कॉन्सेप्ट लाने पड़ेंगे जो सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाने में हेल्प कर सकें। नेक्स्ट
अब उन्होंने ये अपने आर्गूमेंट्स दिए हैं कि जिसके थ्रू वो ये बताना चाहते हैं कि एक्चुअल में पॉलिटिकल साइंस भी एक साइंस है। रिसेंटली पॉलिटिकल थ्योरी हैज़ डेवलप्ड बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड वेरीफिएबल डाटा, जैसे वोटिंग बिहेवियर एंड थ्योरीज ऑफ इलेक्शन। तो इस तरह के कई ऐसे हम एक तरह से कहेंगे कई ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं या कई ऐसे सब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर जिसके बारे में हम कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स करके दे सकते हैं। जैसे वोटिंग बिहेवियर है कि वोटिंग के टाइम पर लोगों का क्या इंटरेस्ट है, लोग क्या देखना चाहते हैं कि उनका पार्टिसिपेंट कैसा होना चाहिए, उनकी गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए। थ्योरीज़ इलेक्शन के लिए जो अलग अलग थ्योरीज़ आती हैं वो किस तरह से हैं, उसके थ्रू भी क्या है एक्सपेरिमेंट्स करके देखे जाते हैं। पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट्स आर नॉट कम्प्लीटली रूल्ड आउट, लेकिन हम ये नहीं कह सकते ये साइंस नहीं है तो इसमें किसी तरह के रूल रेगुलेशंस नहीं है या एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए जाते। पॉलिटिकल उसमें भी इन एक्सपेरिमेंट्स को किया जाता है। द गवर्नमेंट इट सेल्फ इज़ ए कॉन्टीन्यूस एक्सपेरिमेंट। गवर्नमेंट के अंदर जो बदलाव लाए जाते हैं, लगातार गवर्नमेंट के फंक्शंस बदलते रहते हैं, तो वो भी हम कहेंगे कि ये भी कहीं ना कहीं से एक तरह का एक्सपेरिमेंट ही होता है। सो it is possible to make prediction on the basis of social experiments to a certain concept। तो हम ये कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में भी कहीं ना कहीं प्रेडिक्शंस की जाती हैं, एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं और उनके अकॉर्डिंग हम रिजल्ट दे सकते हैं। Broad conclusion can drawn in political science such as an independent and impartial judiciary, a free press are essential for democracy। सबसे बड़ी बात यह है कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर हमारे यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि हमारी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, हमारी जो न्यायपालिका है वो इंडिपेंडेंट है और इम्पार्शियल है। और सबसे बड़ी बात है हमारा मीडिया, हमारी प्रेस, वो पूरी तरह से इम्पार्शियल होकर काम करती है, क्योंकि डेमोक्रेसी में प्रेस का फ्री होना बहुत ज़रूरी है। Empirical studies are based on careful observation and classification. Political science puts a hypothesis or an assumption to the empirical verification। तो यहाँ पे जो political science में experiment किए जाते हैं वहाँ पर क्या है, hypothesis को यूज़ किया जाता है। hypothesis मतलब अनुमान लगाया जाता है चीज़ों का और उसके हिसाब से results बनाए जाते हैं। Theories are not built in speculations। Political scientists today employ survey methods, graph, chart and other scientific tools to arrive their research conclusion। जब political science में रिसर्च की जाती है तो उसके अंदर भी कई तरह के मेथड्स को किया जाता है, सर्वे किए जाते हैं, ग्राफ्स बनाए जाते हैं, चार्ट प्रिपेयर किए जाते हैं, कई इस तरह के साइंटिफिक टूल यूज़ किए जाते हैं ताकि एक बेटर कंक्लूजन को प्रेजेंट किया जा सके। तो इसी तरह से हम ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पे कोई रूल रेगुलेशंस नहीं है, एक्सपेरिमेंट नहीं है। तो इन्हीं सब फैक्ट्स के अकॉर्डिंग थ्योरिस्ट कहते हैं कि कहीं ना कहीं हम इसको साइंस से जोड़ सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस इज़ दस ए साइंस दो नॉट लाइक ए फिजिकल साइंस। तो ये हम ये नहीं कहेंगे कि फिजिकल साइंस की तरह ये पूरी तरह से साइंस है, लेकिन फिर भी ये साइंस से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। इट इज़ अ सोशल साइंस, ये एक सामाजिक विज्ञान है, समाज से जुड़ा हुआ है, लोगों से जुड़ा हुआ है। अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट रॉबर्ट डहेल स्टेट्स दैट पॉलिटिकल साइंस इज़ बोथ ए साइंस और एन आर्ट। तो जो हमारे अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट हुए हैं रॉबर्ट डहेल, उन्होंने भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल साइंस को दोनों से जोड़ा है। उनके अकॉर्डिंग ये एक साइंस भी है और एक आर्ट भी है। Art refers to the practical application of knowledge, and political science applied to knowledge about political events for creating a good social and political order. Hence, it is an art. तो हम ये कहेंगे कि आर्ट जैसे कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ है, नॉलेज से जुड़ा हुआ है आर्ट। पॉलिटिकल साइंस यहाँ पे क्या है, नॉलेज देता है हमें पता चलता है पॉलिटिकल साइंस में कि पॉलिटिकल इवेंट्स कौन कौन सी होती हैं, कौन सी सोसाइटी के लिए किस तरह की पॉलिटिकल ऑर्डर है। तो कहीं ना कहीं ये जो नॉलेज है ये हमें पॉलिटिकल साइंस में मिलती है, तो हम इसको एक आर्ट भी कह सकते हैं। Whenever students of political science test their theories against the data of experience by observation, the political analysis can be regarded as a scientific। जब political science के स्टूडेंट्स हैं वो थ्योरीज लिखते हैं, किसके बेस पे, उनके एक्सपीरियंस के बेस पे, सर्वे के बेस पे, डाटा को कलेक्ट किया जाता है उनके ऑब्जर्वेशन से, तो उसके अकॉर्डिंग हम कहीं ना कहीं कहेंगे कि ये भी साइंटिफिक स्टडी है और साइंस से जुड़ी हुई है। When this political analysis is applied for working the political institution, it becomes an art। तो जब एक political analysis किया जाता है और इसके अंदर हम political institutions की working को देखते हैं कि political institutions कैसे काम कर रहे हैं और उसके according हम इसके बारे में analysis करते हैं,
तो ये साइंस के उसमें ना आके एक आर्ट बन जाता है कि जिस तरह के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस अच्छे से काम करेंगे उसी के अकॉर्डिंग क्या है, उनकी वर्किंग के अकॉर्डिंग ही एनालिसिस किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ चेंजिंग डायनेमिक्स ऑफ द मीनिंग एंड द नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, कि आज नेचर कितनी तरह के बदलाव आ रहे हैं सोसाइटी के फंक्शंस के साथ, सोसाइटी के चेंज होने के साथ, लोगों की एजम्पशंस के साथ, लोगों की विचारधारा में जो इतना बदलाव आ गया है, तो कहीं ना कहीं समाज में की वजह से यहाँ पे भी कितने तरह के चेंज आ रहे हैं। लाइक आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड द मीनिंग एंड द नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस हैव अंडरगॉन ए सीज़। वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद जब लोगों ने वर्ल्ड वार सेकेंड को देखा और उसमें इतनी डिस्ट्रक्शन को देखा, इतनी बर्बादी देखी उन्होंने, तब क्या है, लोगों ने उसके बाद वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद कितनी तरह के चेंजेस आए हैं हमारे पॉलिटिकल साइंस कॉन्सेप्ट्स में। नाउ पॉलिटिकल साइंस इज़ क्लोजली रिलेटेड टू ऑल एस्पेक्ट ऑफ सोशल रिलेशंस रेदर दैन एक्टिविटी सेंटर्ड ऑन द इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट। तो अब हम ये कहेंगे कि वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद अब हम ये नहीं कहेंगे कि पॉलिटिकल साइंस में हम सिर्फ गवर्नमेंट के फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं या स्टेट के बारे में पढ़ते हैं, हम बहुत क्लोजली इसके अंदर पढ़ते हैं कि ह्यूमन रिलेशंस को या सोशल रिलेशंस को कैसे देखा जा सकता है, या हम इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में भी पढ़ते हैं जो कंट्रीज़ आपस में मेंटेन करती हैं। So the aims and the objective of political science have changed due to the factors such as the rise of power theory and behavioralism। तो जो aims हैं, objectives हैं political science के, उसमें भी बहुत ज़्यादा change आया है। किस वजह से? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद थ्योरी चेंज हो गई, पावर थ्योरी बदल गई, उसमें बहुत ज़्यादा राइज आया। लोगों ने पावर को पाने के लिए, सत्ता को पाने के लिए क्या क्या किया, किस तरह की डिस्ट्रक्शंस हुई हैं, लोगों के बिहेवियरलिज्म के बारे में हम ये पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, पॉलिटिकल साइंस के अंदर पढ़ी जाती हैं। न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस हैज़ सीज टू बी मियरली द साइंस ऑफ स्टेट क्राफ्ट। तो जैसे कि पहले ये माना जाता था कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर हम सिर्फ स्टेट के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे स्टेट को बनाया जाएगा, सरकार कैसे काम करेगी, उसके फंक्शंस क्या क्या होंगे। पॉलिटिकल साइंस इज़ कंसर्न विद ऑल फेसेट ऑफ पावर रिलेशंस, ह्यूमन बिहेवियर हैविंग पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन इन द सोसाइटी। ऐसे ही पॉलिटिकल साइंस के अंदर हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल साइंस पावर रिलेशन से भी जुड़ी हुई है। हम उसके अंदर अलग अलग पहलुओं को पढ़ते हैं। कंट्रीज़ जब आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशंस मेंटेन करती हैं तो वो किस बेस पे करती हैं, हम अलग अलग एरा के अकॉर्डिंग अलग अलग पहलुओं से हम इसके बारे में जज करते हैं। और ह्यूमन बिहेवियर भी है, और सोसाइटी के अंदर जो चेंज आता है वो भी पूरी तरह से इसके अपना इफ़ेक्ट डालते हैं। Politics is portrayed as a process of conflict resolution in which rival views and competing interests are reconciled with the benefits of all. New meaning of political science include the dynamics of power and struggle at various levels: local, regional, national and international। तो हम आगे ये कहेंगे कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर हम अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट्स को भी पढ़ते हैं, जो भी सिर्फ नेशनल लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी जो कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं या पावर को पाने के लिए जो लगातार स्ट्रगल होता है, तो वो उन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे रीड करते हैं। जैसे एक लोकल, रीजनल क्षेत्र, अलग अलग एरियाज़ के अंदर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी जो कॉन्फ्लिक्ट्स चलते हैं वो भी अब पॉलिटिकल साइंस का एक पार्ट है। सो द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल साइंस हैव चेंज ड्यू टू द फैक्टर्स सच एज द राइज ऑफ पावर थ्योरी एंड बिहेवियरलिज्म। तो पॉलिटिकल साइंस के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में भी लगातार एक बदलाव आया है। सो टू सम अप, हम इसको सम अप करते हुए यही कहेंगे कि इन द कॉन्टेम्प्रेरी टाइम द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस हैज़ बिकम मोर एंड मोर एक्सक्लूसिव। कि आज जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेकर आज तक इतना ज़्यादा फिनोमिनल चेंज आया है इसके अंदर, पॉलिटिकल साइंस के अंदर, कि आज इसका एरिया भी बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो गया, बहुत बढ़ गया है। और ऐसे ही इसके अंदर पढ़ने वाले टॉपिक्स, सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा ब्रॉड लेवल पे हो गए हैं। Earlier political science had been defined by many scholars from the point of view and state and government। पहले टाइम में हम ये कहेंगे कि जो हमारे ट्रेडिशनल थिंकर्स हुए हैं उनके टाइम पर पॉलिटिकल साइंस को सिर्फ हम स्टेट और गवर्नमेंट से जोड़ते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज इसका एरिया इतना ब्रॉड हो गया है कि हम इसके अंदर डिफरेंट लेवल्स को पढ़ते हैं। बट नाउ द टर्म पॉलिटिकल सिस्टम
brings the study of political science closer to other systems such as the economic system, कल्चरल सिस्टम, लीगल सिस्टम एंड अदर सोशल सिस्टम। तो अब यही कह रहे हैं कि यहाँ तक कि पॉलिटिकल साइंस सोसाइटी के दूसरे सिस्टम्स के साथ भी जुड़ती जा रही है। इसके अंदर हम इकोनॉमिक लेवल को भी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक सिस्टम को भी पढ़ते हैं, हमारा अर्थशास्त्र क्या है, हमारा कल्चरल सिस्टम क्या है, हमारा लीगल सिस्टम, और यहाँ तक कि हमारे अदर जो सोशल सिस्टम है, ऑल विच ऑपरेट विद इन द लार्जर सोशल इन्वायरमेंट। और ये सारी चीज़ें क्या है, सोशल इन्वायरमेंट के अंडर आती हैं, और इन सब चीज़ों के द्वारा ही हम पॉलिटिकल साइंस को समझने की कोशिश करते हैं। और इसी के लिए हमें पॉलिटिकल साइंस की एक डीप स्टडी करनी पड़ती है ताकि हम उसके हर लेवल को अच्छे से समझ सकें। आई होप आपको इसकी नेचर क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट पार्ट में हम स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ेंगे। आपके क्वेश्चन के अंदर, आपका जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा वो फुल फ्लैश क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर मीनिंग, नेचर, स्कोप और इम्पोर्टेंस ये सब पूछा जाएगा। आई होप आपको इससे फ़ायदा मिले और आप उसको क्लियर कर सको। थैंक यू सर सो मच।